ए अगर निकालने जाए हम लोग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा हमें m/n। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिलेगा m/n। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जस्ट अ मिनट साइन कर रहा हूँ, बंद कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू m/n, ठीक है। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एक्चुअली इक्वल टू n माइनस m/n, ठीक है ना। ये क्लियर है, सबको अच्छे से आता है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस था, कल के लेक्चर में देखा था हमने। द फर्स्ट केस इज odds in favor of it, odds in favor of it। तो फेवर आता मतलब पहले ए का बात होगा, तो odds in favor of it। आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, इसको समझ में आएगा आपको। odds in favor of it, एक इवेंट ए रहता है, एक इवेंट रहता है ए p ऑफ ए, तो दूसरा रहता है p ऑफ ए डैश। ये हो गया odds in favor of it। ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो आप यहाँ पे बी से अच्छा अगर ए डैश लिखोगे इट विल बी बेटर, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए का जनरल फॉर्म क्या होता है, पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए डैश। तो पी ऑफ ए कितना रहेगा हमारा, पी ऑफ ए रहेगा m/n, और पी ऑफ ए डैश कितना रहेगा n माइनस m/n। जिसका आंसर कितना आएगा m रेशियो n माइनस n, ठीक है। सेकंड आएगा यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट ए, odds against a। तो odds against a का फॉर्मूला क्या बनेगा, odds against a का फॉर्मूला बनेगा p of a dash, probability of a dash रेशियो probability of a, और ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कितना हो जाएगा n माइनस m रेशियो m, n माइनस m रेशियो m। तो ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में कवर किया था लास्ट में, थोड़ा सा लास्ट के 10 मिनट में। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ ए मांग रहा है तो हम लोग ढूंढेंगे पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए डैश, और अगर ऑड्स अगेंस्ट ए मांग रहा है तो हम लोग ढूंढेंगे पी ऑफ ए डैश रेशियो पी ऑफ ए। रिमेंबर द फॉर्मूला, बाकी तो मैं अच्छे से करा ही दूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज में फटाफट। हम लोग सब लोग ध्यान नहीं है एक्सरसाइज में, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 1.5 सॉरी 9.5। तो एक्सरसाइज 9.5 का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे हम लोग, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। तो एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। ये कल मैंने एंड में सिखाया था, ये सबको अच्छे से याद होगा। ऑड्स रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दो टॉपिक आता है उसके अंदर, ऑड्स इन फेवर ऑफ है एंड ऑड्स अगेंस्ट है। ऑड्स इन फेवर ऑफ है एंड ऑड्स अगेंस्ट है, ऑड्स इन फेवर ऑफ है एंड ऑड्स अगेंस्ट है, ठीक है। हटाना है इसको, ठीक है। अब समझ देखते हैं। सबसे पहला सब है इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 9.5 का। एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। If odds in favor of A, solving a problem are 4:3, favor of A मतलब पहले A आएगा बाद में A डैश आएगा, तो A का कितना वैल्यू है 4, और A डैश का कितना है, A डैश का 3 है। तो odds in favor of A बोला है, क्या बोला है, odds in favor of X, odds in favor of X। यहाँ पे प्लीज ध्यान देना सब लोग। पहला क्या बोला है, odds in favor of X, odds in favor of X, odds in favor of X, solving a problem, odds in favor of X solving a problem are 4:3।
ये तो कितनी बार सिखाया मैंने आपको, फेवर आया मतलब पहले ए आएगा बाद में ए डैश आएगा। तो कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, m अपॉन m प्लस n, पढ़ा था ना मैंने आपको, m अपॉन n जिसको टोटल बोलते हैं हम लोग। तो कैन वी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगा 4/7, ठीक है, कितना क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगा 4/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना x डैश, तो अगर x 4/7 है तो x डैश कितना हो गया 3/7, समझा, टोटल n होता है, n कितना है 4 + 3 7, ये हो गया odds in favor of x solving a problem are 4:3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गया 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश आ गया 3/7। अब आगे क्या दिया है, odds also we got second condition यहाँ पे, also we got second condition as odds against y solving the same problem, odds against y solving the same problem are 2:3, ठीक है, क्या आएगा, अगेंस्ट बोला ना, पहले अगेंस्ट में पहले y डैश आएगा और बाद में y आएगा, अगेंस्ट में समझ में आया, पहले कॉम्प्लीमेंट्री आता है बाद में रियल इवेंट आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश विल बी 2/5 एंड फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y आएगा 3/5, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो हम लोग ने क्या लिखा है यहाँ पे, x is the event, x is the event, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, x, इसको मैं x बोल रहा हूँ, क्या रहेगा, देख लो अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम कितना आ रहा है, देख लो डायग्राम देख के बताओ, कितना चांस है कि x ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, द आंसर इज 4/7. 4/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 4/7। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आपको बताओ कितना रहेगा, 3/5. 3/5. 3/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y सॉल्विंग द प्रॉब्लम, y सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 3/5। अच्छा, अगर ये तो पूछा होता तो कैसे पूछा होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम, द आंसर इज 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 2/5। बोलो समझ में आया अच्छे से, केस सबको क्लियर है पक्का, Yes. तो ऑड्स इन Yes. फेवर आया Yes. तो पहले x बाद में x डैश, ऑड्स अगेंस्ट आया तो पहले y डैश फिर y, तो जो क्वेश्चन मांगा उसका आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ y सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन फास्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 इसका इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल, और ऊपर से पूछ लिया था, we talk about sum number second now, kindly take the screenshot once the sum is done। तो गाइस एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अच्छे से, क्वेश्चन में दिया है हम लोग को, द ऑड्स अगेंस्ट जॉन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4:3, 4:3 मतलब 4:3 बोलते हैं उसको, हाँ, तो ऑड्स अगेंस्ट जॉन, ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट जॉन, ठीक है, तो odds against John कितना दिया है, odds against John solving a problem are 4:3 and the odds in favor of Ravi solving the same problem are 7-5। तो वही फिर से लिखने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे, तो पहला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे odds against John solving a problem
are odds against John solving a problem are 4-3. 4-3 मतलब 4:3 है। 4-3 मतलब 4:3। तो अगर मैंने जॉन को जी बोल दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आएगा आपका 4/7। अच्छा अगेंस्ट बोला है पहले गाइस, तो अच्छे से ध्यान देना, पहले अगेंस्ट बोला है। अगेंस्ट में पहले क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश विल बी 4/7। 4/7 ऑफ ए कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/7 3/7 ये मिल गया, हमें समझ में आ गया। अब आगे रवि का बात किया, रवि के लिए फेवर लिया यहाँ पे। ऑल्सो ऑड्स इन फेवर ऑफ रवि, ऑल्सो ऑड्स इन फेवर ऑफ रवि, ऑल्सो ऑड्स इन फेवर ऑफ रवि सॉल्विंग द, रफी लिखा है यहाँ पे, सॉरी, odds in favor of Rafi solving the same problem are 7:3. Solving the problem are 7-3. 7-3. तो गाइस फेवर बोले तो पहले क्या आएगा? पहले r आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r कितना आएगा आपका? 7/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ r डैश कितना आएगा आपका? 3/10। ओके, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से क्या कर रहे हैं हम लोग? ये क्या होता है? ये n रेशियो m माइनस n होता है ना, पढ़ाया था मैंने आपको। m रेशियो n माइनस m रेशियो m। बहुत अच्छे से याद रखना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछो, क्योंकि अगर नहीं समझा कुछ नहीं समझेगा। सर 7 to 5 है ना? 7 to 5 7 to 5 लिखा गया। 7 to हाँ 5 तो 7:12 आएगा। हाँ 7 to 5। ये हो जाएगा 7 to 12 और ये हो जाएगा 3 to 12। 5 to 12 सॉरी 5 to 12। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द चांस दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन बोथ ऑफ देम ट्राइड। What is the chance that problem is solved when both of them tried? ठीक है, तो probability that problem is solved, ध्यान देना अच्छे से, बहुत सिंपल है, हमने किया ये। probability that problem is solved is actually 1 minus probability that problem is not solved. 1 minus probability that problem is not solved. और नॉट सॉल्व में क्या होगा? ना तो जॉन से हुआ ना तो रफी से हुआ। ना तो जॉन से हुआ कैसे लिखेंगे हम लोग? ना तो जॉन से हुआ मतलब जी डैश, और ना तो रफी से हुआ मतलब आर डैश। अब आपको पता है जॉन और रफी दोनों ने इंडिपेंडेंटली ट्राई किया था। तो अगर दोनों ने इंडिपेंडेंटली ट्राई किया था तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? जे एंड आर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना। जे एंड आर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड वी नो दैट जी डैश एंड आर डैश है कितना? तो 1 माइनस जी डैश कितना हमारा? 4/7 और आर डैश कितना हमारा? 5/12। जी डैश है हमारा 4/7 और आर डैश हमारा 5/12। इसका आंसर आएगा 1 माइनस 20/84, 64/84, 16/21 16/21 16/21 is the final answer. देख के अच्छे से समझ में आएगा सबको। एवरीवन क्लियर है? yes So problem is solved is actually 1 minus problem is not solved. Probability that problem is solved is actually 1 minus probability that problem is not solved. ठीक है, तो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों लिया? क्योंकि जॉन और रफी दोनों भी अलग अलग ट्राई कर रहे थे। Both have different question papers and therefore we can say that they both are independent events because एक का दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? एक द स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। डायरेक्ट कैसे आएगा? मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब दोनों में से कोई एक भी करेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। यस तो उसमें दो केस लेना पड़ेगा। सर, एटलीस्ट और दोनों का प्लस आएगा ना? एटलीस्ट भी आएगा और दोनों ने किया वो से भी आएगा। हाँ दोनों भी आएगा। एटलीस्ट मत बोलो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोलो और फिर दोनों बोलो। हाँ यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, यस। करके देख लो ट्राई, ठीक है। प्रॉब्लम में सॉल्व मतलब एक ने भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, दोनों ने सॉल्व किया तो भी चलेगा। तो आप एटलीस्ट, आप राइट बोल रहे हो एटलीस्ट, बट यहाँ पे एटलीस्ट यूज होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट में फिर बोथ भी आ जाएगा ना। 9.5 का थर्ड सम, थर्ड सम जो है वहां पे भी यही कुछ दिया है। odds against student x solving a problem, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फिर से, odds against x solving a problem, solving a statistics problem, solving a statistics problem, odds against x solving a statistics problem are 8:6, ठीक है ना। अगेंस्ट बोला है गाइस, तो अगेंस्ट में पहले क्या आएगा, x डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश हो जाएगा 8/14, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगा 6/14। होप समझ में आ रहा है, कल का टॉपिक समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश 8/14 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 6/14। कितना क्लियर हो गया। अब आगे आपको दिया है सेम वन, ऑल्सो odds in favor of y, also odds in favor of y, odds in favor of y, solving the same problem, solving the same problem, odds in favor of y, solving the same problem are 14:16, ठीक है। फेवर बोला है तो पहले y आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना आएगा आपका 14/30, और प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश कितना आएगा, इट विल बी 16/30। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड व्हाट इज द चांस that the problem will be solved if they try it independently, same sum, ठीक है। सेम सम हो गया, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, क्या बोल रहा है ये, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, वही वही कर लेंगे हम लोग। लेट अस गिव अ ट्राई एटलीस्ट, ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, इसको मैं आपके वाले मेथड से कराता हूँ, जो आप बोल रहे थे ना कौन सा मेथड, तो उसको ये कर लेते हैं, आप वाला मेथड कर लेते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आप वाला मेथड बता रहा हूँ, इसको वो वाला मेथड से भी कर सकते जो मैंने अभी सिखाया। Find the probability that the problem will be solved if they try it independently. So probability that problem is solved, probability that problem is solved is actually equal to probability of, can we say probability of x union y, आपके हिसाब से या तो x ने किया या तो y ने किया, चलेगा ना। आप जो बोल रहे थे एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट में यही आता है ना, x union y। यस, The problem is solved is actually at least one of them solves the problem। तो इसका फॉर्मूला लगाओ इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि इफ दे ट्राई इट इंडिपेंडेंटली, अगर वो इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहा है तो ये हो जाएगा p ऑफ x, ये हो जाएगा p ऑफ y, और ये हो जाएगा ब्रेक होके p ऑफ x into p ऑफ y, बिकॉज x and y are independent events। p of x into p of y, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि x and y are independent events, x and y are independent events, ठीक है ना। क्लियर है, x and y are independent events। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना है मेरा 6/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है मेरा 14/30, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x फिर से आ गया 6/14, और प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है मेरा 16/30। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर जल्दी। 6/14 प्लस 14/30
माइनस 6/14 इंटू 14/30 इंटू 14/30 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। गेट मी द फाइनल आंसर फास्ट, कैलकुलेट करो फटाफट और बताओ कितना आएगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको चाहिए तो 6/14 प्लस 14/30 प्लस माइनस 6/14 इंटू 14/30 146/210. कितना Sir, 73/105. 73/105. आईटी रहेगा। तो आंसर आएगा इसका 73/105। सिंप्लीफाई कर लोगे सिंपल तो आपको आंसर मिलेगा 73/105। Yes, sir. ठीक है, सम नंबर थर्ड था ये 73/105। ठीक है, आई होप समझ में आया। सेम सम ही था ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। ठीक है, आगे चलते हैं, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, we'll talk about next sum number fourth one। फोर्थ में क्या दिया देखते हैं। अच्छा, थर्ड का सेकंड भी है। थर्ड का सेकंड दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। किसी से नहीं हुआ गाइस। 32/105. Probability that neither of them solve the problem. Probability that neither of them solves the problem. 1 minus probability that problem is solved. Superb. The answer is simple. 1 minus probability that problem is solved. 1 minus probability that problem is solved. ठीक है, the answer is 1 minus 73/105। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 32/105। अंडरस्टूड एवरीवन, समझा? 32/105 इजी क्वेश्चन था, होप कि समझ में आ रहेगा अच्छे से। ठीक है, so probability that neither of them solves the problem is 1 minus probability that problem is solved। ठीक है, the answer is 32/105। 32/105। 32/105। ठीक है, we'll talk about next sum number 4। ये वही सेम सम हो गया अपना। देखो ये सम नंबर 4 देख के लग रहा है कि हमने जो कल किया था 10th वाला सम वही है, बस सिर्फ इसको रेशियो में दिया है। the odds against the husband who is 60-year-old living till he is 85 are 7:5। तो वही वाला सम है कल वाला, ध्यान देना। odds against husband, odds against husband living till he is 85, living till he is 85 are 7:5। क्या है इसका आंसर? आर 7:5। यहाँ पे हस्बैंड को हम लोग एच बोल देते हैं, अगेंस्ट बोले तो पहले एच डैश आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश कितना हो जाएगा 7/12, समझ में आ गया रहेगा। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा 5/12। ठीक है, अगेंस्ट बोले तो पहले एच डैश बाद में एच। ठीक है, अब इसकी वाइफ की बात किया है, ऑल्सो odds against his wife, also odds against his wife odds against his wife living
till she is 81 are 5:3. Living till she is 81 are 5:3. तो पहले क्या आएगा? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ W डैश आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ W डैश कितना मिलेगा बताओ फटाफट. कितना आएगा? अगेंस्ट बोला ना. तो प्रोबेबिलिटी 5/8 5 by और प्रोबेबिलिटी ऑफ W कितना आएगा? 3/8 3 by 8. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? Find the probability that at least one of them will be alive. At least one of them will be alive after 25 year ends. So wait, at least one of them will be alive. Now, probability that at least one of them will be alive after 25 years. Probability that one of them will be alive 25 years hence, after 25 years बोल सकते हैं, is actually probability of what? H union W. वही हो गया सेम. तो H union W का फॉर्मूला क्या होगा? Probability of H plus probability of W minus probability of H intersection W. है ना? So probability of H will be as it is. Probability of W will be as it is. इसको ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे? Probability of H into probability of W. ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि H and W are independent events. H and W are independent events. चलो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो. Probability of H कितना है मेरा? 5/96 आएगा. Probability राइट होगा, देखते हैं. 3/8 minus probability of H 5/12 into probability of W 3/8. चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. 61/96. 61/96. देखते हैं बाकी लोगों को भी करने दो. जिनका हो गया वो सेकंड वाला ट्राई कर ले. एलसीएम लेंगे. 12 8 are 96. 15 एलसीएम 96. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 40 36 15 76 61/96. ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्या? सेकंड हो गया सर. 23:48. सेकंड में क्या बोला है? 23/48. एग्जैक्टली वन ऑफ देम ना. आपको मैंने कितने बार सिखाया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्या होता है. फर्स्ट का आंसर सबको आया 61/96. एवरीवन फर्स्ट क्लियर है सबको? Yes. यस सर. Yes. तो फर्स्ट क्लियर है. सेकंड में क्या बोला सुनो ना. एग्जैक्टली मैंने आपको कितनी बार सिखाया है कि एग्जैक्टली मतलब या तो प्योर ए या तो प्योर बी. तो यहाँ पे या तो प्योर हस्बैंड होगा या तो प्योर वाइफ होगा. ठीक है. तो सेकंड सम में बोला है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव. Probability that exactly one of them will be alive. Exactly one of them will be alive after 25 years. इसका सिंबॉलिफिकेशन कैसा आएगा? तो हम लोगों ने कितना पढ़ा था? एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब या तो प्योर ए या तो प्योर बी. तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का बात हो रहा है. या तो हस्बैंड कैसा आएगा? हस्बैंड H intersection W dash. Intersection W complement. और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ H intersection W. H dash intersection W. ऐसा लिख सकते हैं H डैश इंटरसेक्शन W. और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ H इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W. और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग क्या कि H एंड W आर बेसिकली व्हाट? They are independent events. So we have to simply put the value. Probability of H is 5/12. Probability of W dash is 5/8. Probability of H 5/12. Probability of W is 5/8. Probability of H dash is 7/12. And probability of W is 3/8.
So LCM we are getting as 96 again, 25 plus 21. So we are getting 46 upon 98, 46 upon 96, 23 upon 40 डालेंगे आंसर देखो, ठीक है. So the very simple answer, the answer is 23 upon 48. चलो फिफ्थ वाला ट्राई करो अभी खुद से, 4 सम सीखा है ना मैंने, फिफ्थ ट्राई करो. You will try for fifth by your own. सोचो ना फिफ्थ सम के बारे में, अच्छे से करो. बात करेंगे हम लोग फिफ्थ सम का. आई होप कि फोर्थ प्लस समझ में आ सबको. 25 by 96 प्लस 21 by 96, 46 by 96 कट किया तो कितना मिला? 23 by 48, 23 by 48. आ जाते सम नंबर फिफ्थ पे, ठीक है. हटाना है इसको. ये सब तो सेम सम ही था लगभग, जितने भी सम्स कर रहे हैं सब एक ही टाइप के ही है. क्या पूछेंगे और ये लोग इसमें, ठीक है. सब तो उन्होंने पहले पढ़ी ही है. now फिफ्थ सम में क्या हो रहा है? फिफ्थ सम में बोला है कि देयर आर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, वन ऑफ व्हिच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन. इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑफ व्हिच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन. एक ही जीतेगा, ठीक है, एक ही कोई जीतेगा. वन ऑफ व्हिच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, ठीक है. ये हम लोग को लेके जाता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा, ठीक है. समझने की कोशिश करते हैं, बात समझने की कोशिश करो. यहाँ पे सबसे पहले जो दिया उसका बात कर लेते हैं. द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट है, मैं बात कर रहा हूँ सम नंबर फिफ्थ का. ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, odds against event A are what? Odds against event A are 7:4. तो probability of A dash कितना आएगा? Probability of A dash आएगा 7 by 11. 11 और probability of A कितना आएगा? 4 by 11. 4 by 11. ठीक है. फिर आगे दिया आपको odds against B. तो also we got odds against event B. Odds against event B are क्या? Odds against event B are 5:3. 5:3. यहाँ पे मिलेगा probability of B dash. So probability of B dash कितना आएगा? 5/8. और probability of B कितना आएगा? 3/8. 3/8. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि since only one of the events A, B and C can happen, ये बहुत important है. Since only one of the event A, B and C, since only one of the event A, B and C can happen, तो ये mutually exclusive event होगा, मतलब कुछ common नहीं रहेगा इसमें. अगर इसमें कुछ common नहीं रहेगा तो A intersection B 0, B intersection C 0, A intersection C 0, A intersection B intersection C 0 और सबको मिला के 1 रहेगा कि only one of the events A, B and C can happen. यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अपना कि probability of A को मिला लो, probability of B को मिला लो और probability of C को मिला लो. This will give us 1. ये बहुत अच्छे से रखना कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया ना, सिर्फ एक ही कोई जीतेगा, एक ही कोई जीतेगा, ठीक है. सिंस क्लियरली बोल रहा है वन ऑफ व्हिच मस्ट, एक ना एक पक्का जीतेगा बट एक ही कोई जीतेगा. और अगर एक ही कोई जीतेगा तो क्या हो जाएगा? ये A एंड B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इंटरसेक्शन 0 होता है. A, B and C are mutually exclusive event. तो A intersection B गया 0, B intersection C 0 हो गया, A intersection C 0 हो गया, A intersection B intersection C 0 हो गया और A union B union C 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ना, क्योंकि तीनों में से कोई एक जीतेगा, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C मिला के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट C. अगेंस्ट इवेंट सी ऑड मांग रहा है. ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी मतलब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. हम लोग को इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मेरा? 4/11. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मेरा? 3/8. और यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस एलसीएम लगा लेते हैं ना. आगे कितना हो जाएगा? ये 88, 32, 33 कितना? 65/88.
65 by 88 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 65 by 88, कितना हो जाएगा 75 85 23 by 88, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया 23 by 88। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 23 by 88 आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पढ़ा है सबने अच्छे से, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आएगा 1 माइनस 23 by 88 एंड 1 माइनस 23 by 18 कितना आएगा 65 by 88। चलेगा, समझ में आया? तो नाउ हम लोग क्या चाहिए था, हम लोग को चाहिए था ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी, odds against event C, क्या रहेगा guys? Odds against event C is actually probability of C dash ratio probability of C, इसको बोलते हैं ना against event C। तो guys probability of C dash कितना है मेरा, probability of C dash है 65 by 88, 65 by 88 और probability of C कितना है मेरा 23 by 88, तो आपका 88 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा 65 by 23। द आंसर इज 65 by 23। देख लो अच्छे समझ में आएगा। द आंसर इज 65 रेशियो 23। अंडरस्टूड है या ना? कंफर्म करो फटाफट। हाँ, आंसर क्या आएगा इसका 65 रेशियो 23, 65 रेशियो 23। ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी, अगेंस्ट इवेंट सी कितना होगा 65 रेशियो 23। अगर ये बोला होता ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट सी तो क्या आना चाहिए था आंसर, आप बता सकते हो? 23:65। 23:65। परफेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था यहाँ पे कि सिंस ओनली वन ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी कैन हैपन, तो सिर्फ एक ही कोई इवेंट हैपन करेगा, तो ये समझ जाना है कि ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कुछ कॉमन नहीं रहेगा उसमें, कुछ कॉमन नहीं रहेगा उसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एक्चुअली इक्वल टू 1। ऑल दिस थ्री आर इक्वल टू 1, ठीक है, ऑल दिस थ्री आर इक्वल टू 1, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, नेक्स्ट सम पे आते हैं फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। Talk about next sum. Sum number 6, हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। क्या है सम नंबर 6 में? इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई, सम नंबर 6 में बोला है in a single toss of a fair die what are the odds against the event that number 3 or 4 turns up। तो गाइस सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई मतलब क्या हो गया, a die is thrown, इसको सिंगल टॉस बोलते हैं, a die is thrown। तो डाई थ्रो किया तो सैंपल्स किसका आता है, इसका सैंपल्स का आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया आपका डाई थ्रोन, जिसका एन ऑफ एस कितना आएगा, इसका एन ऑफ एस आएगा 6। अब इवेंट क्या बोल रहा है, what is in a single toss of a fair die what are the odds against the event that number 3 or 4 turns up। so let A be the event, let A be the event that number 3 or 4 turns up, right। so A के अंदर क्या क्या आएगा, 3 भी चलेगा 4 भी चलेगा, तो A will be what 3, 4। तो नंबर ऑफ A कितना हो गया, नंबर ऑफ A हो गया 2। कैन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर दिस, नंबर ऑफ A अगर 2 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/6 1/6 which is actually 1/3। 1/3 अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3 आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कितना आएगा, 1 - 1/3 that will be 1 minus probability of A by 3. and 1 minus 2/3। 1/3, the answer is 2/3। अभी क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो देखो, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है फाइंड द odds against the event। तो नाउ odds against the event क्या होता है, odds against event A, odds against event A क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कितना हो गया मेरा 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो गया मेरा 1/3। कटो का आंसर कितना आएगा 2:1। अंडरस्टूड, समझा गाइस सबको? यस देख लो
क्लियर है सबको, अच्छे समझ में आया? सम नंबर 6 का ये ऑड्स अगेंस्ट इवेंट है, अगर यही ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ही मांगा होता तो आंसर 1:2 आता। कितना आता आंसर? 1:2। आंसर आता था 1:2। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम नंबर 7। आते हैं सम नंबर 7 पे, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सम नंबर 7 से थोड़ा अलग टाइप का सम है, इसको अच्छे से करेंगे, थोड़ा बात करेंगे सम नंबर 7 का। डन दिस वन। आ जाते हैं सम नंबर 7 पे। सम नंबर 7 थोड़ा अलग टाइप का सम है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसको शायद। द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग अ गेम ऑफ चेस अगेंस्ट बी। तो यहाँ पे एक्चुअल में ना ए का कॉम्प्लीमेंट बी ही है। अभी तो हम लोग क्या लिखते थे, पी ऑफ ए डैश, बट अभी पी ऑफ ए डैश लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के सामने जो ऑपोनेंट बैठा है वो बी है। सो एक्चुअल में ए का कॉम्प्लीमेंट बी ही रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ए का चांस जीतने का 3/5 है, तो हारने का 5/3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 3/5 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/3 हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ अच्छे से। इतना समझने की कोशिश करो कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग अ गेम ऑफ चेस अगेंस्ट बी। तो सामने जो ओपोनेंट बैठा है वो बी है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है यहाँ पे? बी। हम लोग अभी तक ए डैश लिखते थे, अब हम लोग ए डैश नहीं लिखेंगे, अब हम लोग बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी। गाइस ध्यान देना, यहाँ पे सम नंबर 7 का बात हो रहा है। सम नंबर 7 में बोला गया द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग अ गेम ऑफ चेस अगेंस्ट बी आर 3:2। तो अगर मैंने फेवर का बात किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहेगा? देखो 3:2 और फेवर बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहेगा? 3/5। हम लोग अभी तक क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना होगा? 2/5। बट अभी ए डैश नहीं आएगा क्योंकि इसका ओपोनेंट में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। बोलो समझा पाया मैं आपको अच्छे से? एवरीवन समझा ये? आया ना? yes Odds in favor of A winning the game of chess against B. अगेंस्ट बी, रिमेंबर कि सामने जो ओपोनेंट है वो बी है, तो ए का चांस अगर 3/5 है तो ए डैश 2/5 होना चाहिए, बट 2 डैश ए डैश नहीं होगा। ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है ना, बट उसके सामने कौन बैठा? ओपोनेंट बी बैठा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 2/5। बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना ये, ठीक है? हम लोग लिख के लेते हैं इसको, फिर समझते हैं। इफ 3 गेम्स आर टू बी प्लेड, अगर मान लो कि वो लोग चेस का 3 गेम खेल रहे हैं, कंटिन्यूअसली 3 गेम्स प्ले किया उन्होंने। इफ 3 गेम्स आर टू बी प्लेड, what are the odds in favor of A winning at least 2 games out of the 3? अगर 3 गेम्स खेला जा रहा है चेस का, कितना चांसेस है कि ए जो है वो कम से कम एटलीस्ट 2 गेम जीते? उसका फेवर चाहिए। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग एटलीस्ट 2 गेम्स आउट ऑफ 3। गाइस थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से लिखा के देना पड़ेगा मुझे, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख सकता हूँ कि हम लोग को दिया क्या है। Odds in favor of A, odds in favor of A winning a game of chess against B, winning a game of chess against B are 3:2। क्या हो जाएगा ये? 3:2, ठीक है? यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रहेगा मेरा, दैट विल बी 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के बदले में बी लिखने वाला हूँ क्योंकि अगेंस्ट में बी बैठा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहेगा मेरा? 2/5। ये तो क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 2/5। इतना समझ में आ गया सबको? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी if 3 games are to be played, what are the odds in favor of A winning at least 2 games out of the 3? at least 2 games मतलब 2 भी जीतेगा तो भी चलेगा, 3 जीता तो भी चलेगा। तो at least 2 games मतलब 2 जीता तो भी चलेगा, 3 का 3 जीता तो भी चलेगा। at least 2 games मतलब तो यहाँ पे लेंगे ना प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी हम लोग को odds in favor of A मांगा ना, इवेंट का नाम लेना पड़ेगा। तो now let E be the event that A be the event that A wins at least 2 games. Let E be the event that A wins at least 2 games out of 3.
ठीक है, एटलीस्ट 2 गेम्स आउट ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, कहीं समझना कोशिश करना चाहिए, तो जो लिख रहा हूँ वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। 3 गेम हो रहा है, 1 2 3। मान लो कि पहला ए जीत गया, दूसरा ए जीत गया और तीसरा बी जीत गया, लाइक दिस। 3 गेम हो रहा है ना, पहला ए जीत गया, दूसरा बी जीत गया, दूसरा बी ए जीत गया और तीसरा बी जीत गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि चेस में तो पहले का कुछ काउंट होता नहीं, नए वाले गेम में नया गेम फ्रेश स्टार्ट होता है ना, तो अगर नया गेम फ्रेश स्टार्ट होता है तो हम लोग इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स में काउंट कर सकते हैं। तो पहला चांस क्या रहेगा, पहला ए जीत गया, दूसरा भी ए जीत गया और तीसरा बी जीत गया। एटलीस्ट 2 गेम्स ए को जिताना है। दूसरा ऐसा हो सकता है, पहला ए जीत गया, दूसरा बी जीत गया और तीसरा ए जीत गया, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला गेम बी जीता हो, बाकी दूसरा और तीसरा ए जीता हो। एटलीस्ट 2 गेम्स में दो गेम्स जीत गए। एक केस में फर्स्ट और सेकंड जीता ए, फर्स्ट और थर्ड जीता ए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जीता, या तो तीनों का तीनों भी ए जीत सकता है ना। एटलीस्ट 3 बोला मतलब, एटलीस्ट 2 बोला मतलब कम से कम दो ना, तो तीनों का तीनों गेम ए जीत सकता है। So these are the possible chances. The chance can be first game and second game is won by A and third game is won by B. This is the phase 1. The second case is first and third game are won by A and second game is won by B. The chance can be second and third game are won by A and first game is won by B, or the last chance can be all the 3 games are won by A. Okay, these are the possible chances where we say that A wins at least 2 games out of 3. A wins at least 2 games out of 3. A wins at least 2 games out of 3. ठीक है, अब we are going to put the value. So probability of A कितना है मेरा 3/5 into 3/5. probability of B कितना है मेरा 2/5. सेम भी कितना आएगा, ये भी आएगा मेरा 3/5 into 2/5 into 3/5. इधर भी आएगा 2/5 into 3/5 into 3/5. और यहाँ पे आएगा probability of A into probability of A into probability of A, that is 3/5 into 3/5 into 3/5. So denominator will be actually 125. Okay, and this is what 18. This is also 18. This is also 18. So 18 threes are, that is 54, and 54 plus 27. 54 plus 27 कितना आएगा 81. So we get probability of E as 81 upon 125. So therefore we can clearly say that probability of E is actually equal to 81 upon 125. तो अगर probability of E 81 upon 125 हो गया, तो probability of E dash कितना होगा, therefore we can say that probability of E dash is actually 1 minus probability of E, and 1 minus probability of E is 1 minus 81 by 125. The answer is 19 plus 25, 44. The answer is 44 upon 125. चलेगा, इतना समझ में आया? Now the question is what? Now the question is therefore, question क्या बोला था, odds in favor of E ना, odds therefore फाइनली में क्या बोलेंगे, odds in favor of A, odds in favor of A winning at least 2 games, 81 by 44 है. 2 games out of 3 is actually equal to what? Is actually equal to probability of odds in favor बोला ना, पहले E आएगा बाद में E dash आएगा, तो probability of E ratio probability of E dash. ठीक है ना, तो probability of E कितना है मेरा, probability of E है मेरा 81 upon 125 और E dash कितना हो जाएगा मेरा 44 upon 125. So cancelling 125, we got the answer as 81 ratio 44. देख लो एक बार सबको अच्छे से समझ में आ गया अभी.
वो क्लियर होगा सबको, सबका समझ में आया एवरीवन? एक बार देख के लो पूरा सब अच्छे से, सब लोग एक बार पूरा सब देख लो अच्छे से। ठीक है, so odds in favor of A winning a game of chess against B। एक बार पूरा सातों के सातों सम देख लो, एक्सरसाइज में 7 सम्स है। एक बार सातों सम को गो थ्रू करो फटाफट। अब बोलो कौन सा सम नहीं समझ में आया तो वापस सिखाओ, और अगर समझा है तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ इसी के साथ। सर वो फिफ्थ सम का ओनली वन ऑफ विच एंड ओनली वन कैन हैपन, वो बताओ ना बस। ठीक है, बताता हूँ। फिफ्थ सम में क्या बोला था, हटा रहा हूँ इसको। फिफ्थ सम में क्लियर किया था ये लोग ने कि एक ना एक पक्का जीतेगा ही जीतेगा। 3 इवेंट से ए बी एंड सी, और एक ना एक पक्का जीतेगा ही जीतेगा। तो ये होता क्या, उसमें जो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B union C is actually equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C, one of which must and only one can happen। only one can happen, only one can happen मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। बोलो ये समझा? only one can happen, ये समझ में आया पक्का? यस। and one of which must मतलब एक ना एक इनमें से पक्का जीत के आएगा ही आएगा। that gives us that A union B union C is actually same as n of S। नंबर ऑफ A union B union C तीनों को मिला के यार टोटल सैंपल स्पेस बनेगा ना, हाँ या ना? ये बोलो हाँ या ना, बोलो समझा ये कि नहीं समझा? तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो हाँ या ना? क्या बना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1, one of which must and only one can happen। only one can happen क्या बता रहा है कि इंटरसेक्शन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि when two events are mutually exclusive we know that A intersection B is 0, B intersection C is 0, A intersection C is 0, nothing is common between two of the events। क्योंकि यहाँ पे बोला है only one can happen, only one can happen मतलब दो का सवाल ही नहीं उठता, दो का सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो पूरा गायब हो गया। और आगे बोला है वन ऑफ विच मस्ट मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक जीतेगा, मतलब तीनों को मिला के क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मतलब A union B union C is actually equal to sample space and that will be equal to total probability 1। The formula takes us to probability of A plus probability of B plus probability of C is equal to 1। तो बहुत अच्छे से याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है ना वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, तो समझ जाना कि A B and C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1। बोलो समझा? अभी क्लियर हुआ? सर समझा। ठीक है, सो हमारा टॉपिक हो गया ये ऑड्स करके। रह गया हमारा एक लास्ट टॉपिक, वो टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम। देखना है वो हम लोग करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरे को लगता है शायद वो डिलीटेड सिलेबस में आता है प्रोबेबिलिटी के, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म करेंगे। और अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं, अगर बेस